ठीक है। अभी देखते हैं, अभी कुछ दिन से न्यूज़ चल रहा था कि यूएसए, ये रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रसिया आमने सामने थे। एक रीजन है यहाँ पे यूक्रेन, उसको लेके। तो पहले समझते हैं कि ये क्या इशू है, ये क्या है, कैसे हुआ और अभी क्या इसमें डिसीजन लिया गया। रसिया ने क्यों ट्रूप्स को अपने पीछे ले लिया, जबकि यहाँ पे लगभग 3 से 4 लाख उसके ट्रूप्स थे इस बॉर्डर पे। और क्यों वापस चले गए वो सारे, अपने जितने भी वहाँ पे आर्टिलरी, फाइटर जेट्स जितने भी रखे थे, S-600 जो डिफेंस सिस्टम है, वो सब कुछ वापस ले लिया रसिया। ऐसा क्या हुआ, तो हम बात कर रहे हैं, समझना आप। ये रसिया और इसके साथ में ये छोटी छोटी कंट्री जो है ना यहाँ पे, इन सब की, यूक्रेन, अर्मानिया, ये सब कंट्री जो हैं, इनकी हम बात करते हैं। अगर हम वैसे मैप पे देखें, पॉलिटिकल ब्लैंक मैप पे, तो मतलब इस रीजन की बात करते हैं जो रसिया से लगा हुआ रीजन है। देखते हैं कि है क्या ये। पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 में ओवर हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 में ओवर हो जाता है, जब नागासाकी हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम गिरा दिया एटॉमिक। उसके बाद का जो टाइम पीरियड चलता है वो टाइम पीरियड है कोल्ड वॉर का। और ये कोल्ड वॉर का टाइम कब तक चला, तो 1949 से लेके 1990 तक, ये पूरा कोल्ड वॉर का टाइम है। अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल हार्म किसी को नहीं किया जाता है। इट इज अ वर्ड ऑफ माउथ, इट इज अ वॉर ऑफ वर्ड्स। इसको कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स, यानी जुबानी लड़ना, केवल बोल बोल के एक दूसरे से लड़ना। वॉर ऑफ वर्ड्स, एक दूसरे के साथ लड़ना। तो ये चलता रहा और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो हम देखते हैं। एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने 1949 में यूरोप की कुछ कंट्री के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका उसने नाम दिया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यूएसए ने क्या ऑफर किया इन कंट्री, उसमें कौन कौन सी कंट्री थी? यूएसए, यूके, ये इनिशियल जो मेंबर कंट्री जो है, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो है यूएसए, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली। अभी आज के टाइम में इसके 30 मेंबर्स हो गए हैं, उस समय ये 12 थे। अमेरिका ने इनको प्रॉमिस किया कि इन्हें वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। रीजन क्या था कि ये पूरी तरीके से, ये जितनी भी कंट्री इधर आपको दिख रही है और जितनी भी कंट्री इधर आपको दिख रही है, रसिया, अर्मानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, ये सारी कंट्री पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। इनके पास कुछ भी नहीं था ढंग से फिर से अपनी पोजीशन को वो बनाने के लिए। तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे फाइनेंस पे। तो अमेरिका ने कहा कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। सबसे पावरफुल था अमेरिका। इनका सारा, इनको केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से इनको आर्टिलरी, इनको जो जो रिक्वायरमेंट होती थी वॉर के लिए, इन सबको यूएसए अपने यहाँ प्रोड्यूस करके इनको बेचा करता। और इनके सारे रिजर्व्स, बुलियंस सब यूएसए ने इकट्ठा कर लिया था। तो सारा पैसा यूएसए के पास था। तो यूएसए ने प्रॉमिस किया कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो इसके साथ पहले ये 12 लोग मिलकर इन्होंने बना लिया अपना नाटो। अब जब रसिया ने देखा कि ये नाटो फॉर्मेशन कर लिया, तो उस समय रसिया नहीं था, यूएसएसआर था। ठीक है, ये 1939 में ही यूएसएसआर का फॉर्मेशन हो गया था। और उसमें जो अभी जो पार्ट दिखा था वो पूरा एरिया यूएसएसआर कहा जाता था। इस पूरे एरिया को, रसिया, ये पूरा यूएसएसआर होता था। ये पूरा बहुत बड़ा था ये रसिया। तो उसने 1955 में
उन्होंने रसिया ने एक पैक्ट किया, वॉर्सो पैक्ट, और जितनी भी इसकी आस पास की जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप की छोटी छोटी, उन सब को रसिया ने ऑफर किया सेम जो यूएसए ने ऑफर किया था अपने अलायंस को। तो इसके साथ क्या 1955 में जब वॉर्सो पैक्ट हुआ तो रसिया के साथ कौन कौन आ गया? अर्मानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी और ईस्ट जर्मनी। अब शुरू होता है इसी कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम में शुरू होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। डिवीजन सिंपल लिख लो, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ यूएसएसआर या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इनका डिवीजन शुरू हो जाता है और ये 90 तक आते आते जो यूएसएसआर है वो 15 कंट्रीज में चेंज हो जाता है, और ये सारा होता है अमेरिका के ही हेल्प से। और एक सबसे बड़ी इसमें कंट्री हो जाती है रसिया, और बाकी के 14 छोटी छोटी कंट्रीज इसमें हैं, डिवीजन हो जाता है। जब एग्रीमेंट हुआ, इनकी जो ये इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो इनका एग्रीमेंट हुआ यूएसए और रसिया के साथ, उसमें यही एग्रीमेंट था कि ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट रहेंगी और इसको ये कभी भी नाटो के साथ नहीं जाएंगी। अगर ये वॉर्सो पैक्ट के साथ नहीं है तो ये नाटो के साथ भी नहीं जाएंगी, ये इंडिपेंडेंट रहेंगी। इसमें से 10 कंट्री को नाटो ने, अमेरिका ने नाटो में शामिल कर दिया है, बाकी बचे 4 कंट्रीज। इन 4 में एक है बुल्गारिया, बेलारूस, यहां है रसिया, और यहां पे है यूक्रेन। इसका बॉर्डर यूक्रेन का इधर बेलारूस से और इधर रसिया से लगता है। यूक्रेन ने 2019 में यानी पिछले साल अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया और क्लियर कर लिया कि ये यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा। अब अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन बन जाता है तो नाटो की जो फोर्स है जिसमें मैक्सिमम यूएस की आर्मी है वो सारे कहाँ पहुंच जाएंगे? बॉर्डर पे, यूक्रेन के साथ। तो यहाँ पे अगर बॉर्डर पे आ गए वो, तो रसिया को भी प्रॉब्लम है और बेलारूस को भी प्रॉब्लम है। तो रसिया यही कह रहा था कि जो हमने 1991 में जो एग्रीमेंट हमने किया हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी नाटो कोशिश भी नहीं करेगा इन कंट्रीज को अपने अंदर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस आ जाएगी नाटो की। तो एक तो ये एग्रीमेंट था, और दूसरा था कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, कभी भी किसी के साथ अलाई नहीं करेंगे। इसलिए रसिया यहाँ पे आ चुका था अपनी पूरी फौज के साथ, जिसमें काफ़ी टेंस लग रहा था। ऐसा यूएसए ने तो, ये बाइडेन ने भी तो ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि 16 फेब को अटैक करेगा रसिया यूक्रेन के ऊपर। लेकिन नाटो बात हुई और ये फिर से मैटर हो गया कि ये यूक्रेन को नाटो में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, इसलिए रसिया फिर से पीछे चला गया। अब देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका हुआ। अभी चाइना में विंटर ओलंपिक चल रहा है। अब चाइना का गेम प्लान देखो। जैसे यूक्रेन के बॉर्डर पे रसिया ने फौज अपनी इकट्ठी की और जब कंफर्मेशन आने लगा कि अब रसिया यूक्रेन को पे अटैक करके यूक्रेन को अपने अंडर में ले लेगा, तो चाइना ने विंटर ओलंपिक में, अभी चाइना में विंटर ओलंपिक चल रहा है, और ये इस विंटर ओलंपिक में बहुत सारे कंट्रीज ने के प्लेयर्स भी और वहाँ के एम्बेसडर भी उन्होंने मना कर दिया, अवॉइड किया है चाइना जाना। तो चाइना ने इस विंटर ओलंपिक के सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी पे इनवाइट किया रसिया के व्लादिमीर पुतिन को, पाकिस्तान के इमरान खान को और टर्की के प्रेसिडेंट को। और
उसमें एक स्टेटमेंट चाइना ने इशू किया, जिसमें चाइना ने कोशिश यही किया कि रसिया कैप्चर कर ले यूक्रेन को और चाइना इधर कैप्चर कर ले वियतनाम को। चाइना इसी मूड में था कि जैसे ही रसिया अटैक करे, एंटर करे यूक्रेन में कैप्चर करने के लिए, इधर चाइना भी इसी कंडीशन में था कि वो तुरंत वियतनाम को अपने अंडर में ले ले। वियतनाम को, और उसका चाइना का पूरा गेम प्लान फेल हो गया। रसिया ने विड्रॉ कर लिया यूक्रेन से, अब चाइना के पास ऑप्शन ही नहीं है कि कोई सपोर्ट करे वियतनाम पे, क्योंकि उधर तो रसिया ही वापस हो गया। ये कंडीशन था। रसिया की जो कंडीशन थी कि नाटो की फोर्स यूक्रेन में नहीं आनी चाहिए, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमेरिका ने वही प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि ठीक है, नहीं बनेगा वो, तो रसिया वापस चला गया। बस यही था यूक्रेन का। बंद कर दीजिए।